नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी थी सच के साथ। मैं सचिन और मेरे साथ अदिति। कश्मीर घाटी में तनाव के हालात पर आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। प्रदर्शन के दौरान 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के एक जवान की भी जान गई है। हिजबुल आतंकी बुरहान की मौत के बाद से कश्मीर घाटी में तनाव है। सुरक्षा एजेंसियां राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र ने सुरक्षा बल के 1200 जवान जम्मू कश्मीर भेजे हैं। उस स्थिति को देखते हुए आज श्रीनगर के करीबन उन सब पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है जहां कल हंगामे हुए हैं और पत्थरबाजी हुई है और जहां नियंत्रण में स्थिति नहीं रही है। इसके अलावा दक्षिणी कश्मीर के चारों जिलों में जो है कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। Government of India, the Honorable Home Minister is keeping a close eye on the sequence of events, and there is an absolute coordination between the state government, the Government of India, the various security agencies, and I'm sure the situation is going to come back to normal very soon. जिंदगियां जो हैं जो कल फायरिंग में जिस प्रकार से प्रक्षेपित हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से वायलेंस हुआ, जिस तरीके से अटैक्स हुए और उसमें फायरिंग में जो चले गए हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उनके परिवार के साथ हमारी वाइडेंस है, लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा कि वायलेंस से कोई निपुणता नहीं है। अल्टीमेटली मिल बैठ के ही सब कुछ है। और मैं अपील करूँगा कि कोई इस प्रकार की बात ना हो कि और जिंदगियाँ जाए। कश्मीर घाटी में तनाव को देखते हुए दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई। कुलगाम, अनंतनाग, ट्राल, कोकरनाग और श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बारामूला में प्रदर्शनकारियों के पथराव में सीआरपीएफ के 25 जवान घायल हुए हैं। कुलगाम टनल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। शोपिया, सोपोर, पुलवामा, अनंतनाग और ट्राल के हालात पर सुरक्षा एजेंसियों की खास नजर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की। उन्हें हालात से निपटने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों तक हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बुरहान वानी के बहाने देशद्रोह के आरोपी और जेएनयू के छात्र उमर खालिद ने जहर उगला है, तो एक प्रमुख अलगाववादी नेता के बेटे जुनैद कुरैशी ने युवाओं से बंदूक छोड़ने की अपील की। उमर खालिद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बुरहान वानी की तुलना क्रांतिकारी से की है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापकों में से एक हाशिम कुरैशी के बेटे जुनैद ने युवाओं को बंदूक थामने के लिए उकसाने वाले अलगाववादियों को बेनकाब किया है। जुनैद ने कहा, कश्मीर के युवा अलगाववादियों से पूछें कि जिहाद के नाम पर उनके बच्चे बंदूक क्यों नहीं उठाते। This question to these leaders, if jihad, if this gun is so pious, why don't you pick it up? Why don't your children pick it up? उमर खालिद जैसे लोगों को जुनैद कुरैशी से सीख लेनी चाहिए। एक तरफ उमर खालिद है तो जो तोड़ने की बातें करता है, दूसरी तरफ जुनैद है जो बंदूक और खून खराबे का रास्ता छोड़कर युवाओं को, कश्मीरी युवाओं को नई सीख दे रहा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 5 दिन के सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार समेत गिरफ्तार किए गए सभी 7 आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई राजेंद्र कुमार समेत 5 अधिकारियों को 4 जुलाई को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 अधिकारियों को कल गिरफ्तार किया गया। सीबीआई वालों ने पुलिस कस्टडी रिमांड 3 दिन की मांगी थी, जिनको को 5 तारीख को अरेस्ट करा गया था, जिनको ऑलरेडी 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड उनको मिल चुका था। और जो कल अरेस्ट करे गए हैं उनका भी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था। कोर्ट ने दोनों एप्लीकेशंस के बारे में कह दिया कि कोर्ट कंसर्न डिसाइड करेगी कल, तब तक उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी के अंदर। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल फरवरी में राजेंद्र कुमार को प्रधान सचिव बनाया था। आरोप है कि राजेंद्र कुमार ने निजी कंपनी को गैर कानूनी ढंग से सरकारी ठेके दिलवाए, करीब 50 करोड़ का घोटाला किया। सीएम दफ्तर में तैनात उप सचिव तरुण शर्मा, संदीप कुमार, दिनेश गुप्ता और अशोक कुमार भी आरोपों के घेरे में है। आरोपों के बाद सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का केस दर्ज किया था। सीबीआई ने पूछताछ के लिए 7 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने रिमांड के लिए सीबीआई को केस से संबंधित कोर्ट जाने के लिए कहा। 4 दक्षिण अफ्रीकी देशों के दौरे के तीसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजानिया पहुंचे। दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर दस्तखत किए गए।
तंजानिया के दार ए सलाम में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोगों ने भारत और तंजानिया के झंडे लहराकर पीएम मोदी की आगवानी की। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफूल के साथ ड्रम पर भी हाथ आजमाए। इसके बाद पीएम मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों की मजबूती पर चर्चा की। We consider it our privilege to be a trusted partner in meeting Tanzania's development priorities. पीएम मोदी ने तंजानिया में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, जिसके बाद पीएम मोदी अपने दौरे के अंतिम पड़ाव के लिए केन्या के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी के अफ्रीका दौरे के पहले पड़ाव में भारत ने मोजाम्बिक के साथ दाल खरीद समेत 3 समझौते किए। इसके बाद पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आपसी कारोबार बढ़ाने समेत 4 अहम समझौते हुए। 35 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री केन्या का दौरा करेगा। पीएम मोदी से पहले 1981 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने केन्या का दौरा किया था। भारी बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। मूसलाधार बारिश की वजह से असम के विश्वनाथ जिले के गोहपुर इलाके में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में घर छोड़ने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। इलाहाबाद में भी गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। नदी से सटे निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। असम के 7 जिलों में बाढ़ की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम सरकार के मुताबिक 7000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। असम के कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। असम में बाढ़ की वजह से त्रिपुरा का संपर्क भी देश के दूसरे हिस्सों से कट गया है। त्रिपुरा के लिए जरूरी सामान ले जा रहे हजारों ट्रक असम अगरतला हाईवे पर फंसे हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ से मची तबाही में मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 हो गई। सतना में पिछले 48 घंटों के दौरान बारिश नहीं होने से जनजीवन सामान्य होने लगा है। लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब भी कई इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मंडला जिले में सैकड़ों घर पानी में डूबे हैं। राहत कामों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भी बैठक बुलाई। हालात में सुधार का दावा किया और इसलिए अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आगे के लिए हम सावधानी और सतर्कता बरत रहे हैं। बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों में 7 लोगों की मौत हुई है। मानसून के पूरे सीजन में मध्य प्रदेश में करीब 99 सेंटीमीटर बारिश होती है। मानसून के पूरे सीजन में मध्य प्रदेश में करीब 99 सेंटीमीटर बारिश होती है। इस साल अब तक 25 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, यानी पूरी बारिश का करीब 25% कोटा पूरा हो चुका है। इससे पहले 9 जुलाई तक मध्य प्रदेश में औसतन 18.2 सेंटीमीटर बारिश होती थी। इस साल 9 जुलाई तक पिछले वर्षों की तुलना में 35% ज्यादा बारिश हुई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। हर संभव मदद का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ जल संसाधन विभाग छिनने से नाराज पंकजा मुंडे ने ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की। पंकजा मुंडे ने सोमवार को सिंगापुर में वर्ल्ड वाटर लीडर समिट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। पंकजा मुंडे ने ट्वीट किया, कल सिंगापुर पहुंच रही हूं। सोमवार को वर्ल्ड वाटर लीडर समिट है। मुझे बुलावा भेजा गया था, लेकिन अब मेरे पास इस मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्विटर पर ही पंकजा मुंडे को नसीहत दी। वरिष्ठ मंत्री होने के नाते समिट में हिस्सा लेने को कहा। आपको WLS 2016 में हिस्सा लेना चाहिए। वरिष्ठ मंत्री होने के नाते आप महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शनिवार की देर रात मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है। विभागों के बंटवारे में 2 सबसे ताकतवर मंत्री माने जाने वाले पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े का कद घटाया गया है। पंकजा मुंडे से जल संसाधन विभाग वापस लिया गया है, जबकि तावड़े से चिकित्सा शिक्षा विभाग छीना गया है। राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए गए राम शिंदे को जल संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागों में बंटवारे के कुछ देर बाद ही फडणवीस रूस दौरे पर रवाना हो गए थे।
दिल्ली के वजीरपुर इलाके से सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। हंगामे की ये तस्वीरें वजीरपुर इलाके की जेजे कॉलोनी की हैं। हाथों में हथियार लिए बदमाशों का गुट एक परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों पर भी रहम नहीं किया। करीब 2 घंटे तक बदमाशों की गुंडागर्दी चलती रही। बदमाशों की पिटाई में महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए। एक नेत्रहीन घायल की मौत के बाद पुलिस नींद से जागी और मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सारे उसका चाचा ताऊ के थे, हमारे इनके जो मेरी मिसेस के चाचा ताऊ थे सारे, ठीक है ना। उसी ने चाचा ने सबके ऊपर हमला करा और मेरी सास को उसके पूरी टांगे तोड़ दी, मेरे साड़ू को मार दिया, मेरे 5 चाकू लगे हैं, मेरी मिसेस के 1 चाकू और सर में तलवार लगा है। मेरे लड़के को मारा, वहाँ से फोन आया तुम्हारे लड़के को मार दिया। फिर हम सारे बग के आते ही वहाँ पे करीबन 25-30 बंदे थे। मारपीट की वारदात 7 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे की है। पुलिस ने 2 भाइयों के बीच पुराने विवाद को मारपीट की वजह बताया है। शुरुआती जांच के मुताबिक सट्टेबाजी के कारोबार में वर्चस्व को लेकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घायलों में 2 के हालात अभी गंभीर है। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। आगरा में रूस की एक बहू अपने ससुराल वालों के खिलाफ घर के बाहर अपने बच्चे को गोद में लेकर आमरण अनशन पर है। ओल्गा एफिमेन्कोव नाम की रूसी महिला ने ससुराल वालों पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। रूसी बहू ने अपनी सास पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। ओल्गा के पति विक्रांत ने भी आरोपों को सही बताया। अपनी मां पर बहू के उत्पीड़न का आरोप लगाया। वो हमको घर से बाहर निकाला है, हमको रहने का जगह नहीं मिलता है, तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपनी बेटी के साथ और ये घर की गेट है, अंदर वो जाने नहीं दे रही है। यहाँ पर मेरी माँ जिसका नाम है निर्मला चंद्र, उन्होंने क्या कहते हैं मुझे और मेरी बहू को घर से बाहर निकाल दिया है। मारपीट करती हैं और दहेज मांगती हैं, पैसा मांगती हैं। मुझे पता नहीं 11 लाख रुपए की उन्होंने मांग रखी है। ओल्गा के मुताबिक 2011 में उसकी शादी विक्रांत सिंह चंदेल से हुई। ओल्गा के मुताबिक शादी के वक्त वो अपने पति के साथ गोवा में रहती थी। कारोबार में घाटे के बाद ओल्गा का पति उसे लेकर अपने घर आगरा पहुंचा। आगरा पहुंचने पर मालूम चला कि विक्रांत की मां ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटी को दान में दे दी है। मामले की जानकारी मिलने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अखिलेश सरकार से रूसी महिला की मदद करने को कहा है, जिसके बाद पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्पेन में बुल फाइट के दौरान सांड का सींग लगने से एक मशहूर बुल फाइटर की मौत हो गई। हादसा स्पेन के तेरुएल शहर का है। हादसे के वक्त स्टेडियम में हजारों लोग बुल फाइट देखने के लिए जुटे थे। लड़ाई का टीवी पर टेलीकास्ट भी चल रहा था। लड़ाई के दौरान बुल फाइटर विक्टर सांड को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सांड उन पर हावी हो गया। सांड के वार को विक्टर सहन नहीं कर सके और हवा में उछलते हुए जमीन पर आ गिरे। सांड का एक सींग विक्टर के सीने में घुस गया। विक्टर के साथी मदद के लिए पहुंचे। सांड को मौके से हटाया गया। बेहोशी की हालत में विक्टर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 29 साल के पेशेवर बुल फाइटर विक्टर बारियो कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुके थे। विक्टर की पत्नी रैकेल सांज भी स्टेडियम में दर्शकों के बीच मौजूद थी। विक्टर बारियो ने 2010 में पेशेवर बुल फाइटिंग शुरू की थी। बुल फाइटिंग मैच के दौरान इससे पहले 1985 में बुल फाइटर की मौत हुई थी।